एक सेकंड आपकी बात नहीं, एक सेकंड अरे नहीं, नहीं मेरी बात सुनिए जो यहाँ मीडिया के लिए गलत बोला गया था ना, वो भी तो गलत था ना। कोई भी प्यार से भगा दो किसी को भी, कोई भी आए। मीडिया तो ये भी है ना, इनकी जरूरत मुझे है। जिस सच्चाई के साथ बच्चे ने स्वीकारा है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप चौथे स्तंभ हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। ये पत्रकार भी जो पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं हमसे। जी कोई भी पत्रकारों ने धर्म की बात हम मेरी बात सुनिए, गलत कर रहे हैं। नहीं एक सेकंड आपकी बात नहीं, एक सेकंड अरे नहीं मेरी बात सुनिए। इस देश में पत्रकारिता का जितना स्तर गिरा है, शायद 2014 से पहले इतना नहीं गिरा था। 180 में से 160वें नंबर पे खड़े हैं हम। जब हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं तो हमारी बेइज्जती की जाती है, लेकिन अगर हम ही नहीं रहेंगे ना तो इस प्रोटेस्ट को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम ही नहीं मिलेगा। आपकी बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। बिल्कुल मैं सहमत। वो गोदी मीडिया तो इन्होंने बोला था यहाँ से, गोदी मीडिया तो इन्होंने बोला था यहाँ से। क्या अगर गोदी मीडिया होती तो आपको दिखाते ही क्यों कोई? अगर गोदी मीडिया होती तो गलत था ना, वो क्यों उठाता? जो यहाँ मीडिया के लिए गलत बोला गया था ना, वो भी तो गलत था ना। कोई भी प्यार से भगा दो किसी को भी, कोई भी आए भाई तू नहीं है। मीडिया तो ये भी है ना, ये मीडिया से इनकी जरूरत मुझे है। पत्रकार की चौथे स्तंभ की जरूरत भारत के भीतर है, लेकिन क्या आप चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं या नहीं, आप पे निर्भर करता है। जिस सच्चाई के साथ इन बच्चे ने स्वीकारा है कि चौथे स्तंभ की गति 160वें नंबर पे चली गई है। पत्रकार के बिना कोई भी मुल्क चौथे स्तंभ के बिना नहीं चल सकता। ये कड़वी सच्चाई है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप चौथे स्तंभ हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। आप जब जिसको लोकतंत्र के लिए क्या गति है समझ नहीं आ रहा। अरे भैया बात तो एक तरफ बात तो हो जाए। नहीं कर लो आप करो, कोई दिक्कत। लोकतंत्र को पत्रकार की जरूरत है, लेकिन वही सच्चाई पत्रकार जो चल रहा है, सच्चाई जो है वही आगे लाना है। जो सरकार गलत है उनका गलत बताना जरूरी है, जो सही है लोगों के मायने जो मुद्दे हैं वो उठाना। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो एनटीए है गवर्नमेंट है, जो फीस बच्चों ने भरी वो फीस अभी तक रिटर्न नहीं आई, और जो लोग मरे हैं, जो बच्चे आत्महत्या करे हैं, उनके घरों में कुछ मुआवजा मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। और ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट आपको न्याय दे रही है, ये पत्रकार ने सामने लाना चाहिए। ये लोगों को मरे हुए, आत्महत्या करे हुए, अभी जो है यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट को, आमरण अनशन कर रहे हैं, इनको यहाँ लाके अभी उधर लेके जाएंगे तो हम कैसा उनको एहसास करेंगे कि गवर्नमेंट इधर आके इलाज करे और लोग बच्चों को साथ। पुलिस 2014 से पहले कांग्रेस ने, जो 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी थी, उसने एक संगठित टीम बनाई थी कि अगर देश में कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो आप जाइए, लोगों से बात कीजिए। मेरे को यहाँ एक भाई थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि अगर मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता से फ़ोन मांग रहा है और वो 1.5 लाख का फ़ोन मांग रहा है, तो पापा बोलेंगे उसके बेटा 50,000 में ले लो। हमारी इतनी स्थिति है, दोनों के बीच में सहमति बनेगी। लेकिन क्या बीजेपी अभी करंट पार्टी से कोई, उनके वहाँ से कैबिनेट से कोई आया? कोई छोटा मोटा नेता ही आया इनसे बात करने के लिए? अब तक कोई आया? कांग्रेस के टाइम पे थी, अब कोई आया नहीं। देखिए अरे उनको गद्दी प्यारी है, बिल्कुल उनको गद्दी प्यारी। नहीं तो अब तक तो 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए प्रोटेस्ट किए, तो अब तक वो रिजाइनिंग दे चुका होता। नहीं तो यहाँ पे इतना दिन से इतने लोग मर रहे हैं। पहले की सरकार जो थी, पहले की जो सरकार थी वो जिम्मेदार थी। जो कोई घटना होती थी उसके आगे वो स्वयं जिम्मेदार मानते थे, वो रिजाइन देते थे। अब की सरकार जो है वो रिजाइन नहीं देना चाहते, क्योंकि वो खुद ही रहना चाहते हैं, तो रिजाइन क्यों देंगे? ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आतंकवादी है, और वो जो बैठे हैं वो अच्छे लोग हैं। ये देशद्रोही कहते हैं। ये तो किसानों के टाइम पे भी हुआ था, जब किसान आंदोलन हुए थे। बराबर है। तो ये सरकार का काम है क्या? ये लोकतंत्र का काम है क्या? इन्होंने सही तरीके से सरकार चलाना है तो ये लोगों का काम करना जरूरी है। इनके बाप का राज नहीं है, ये जनता का राज है। लोकतंत्र यही कहता है, संविधान यही कहता है, यही तरीके से राज चलेगा, अलावा राज नहीं चलेगा। ये खत्म करेंगे। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप नए जनरेशन हैं। 90 के दशक से पहले से मैं संघर्ष में हूँ। जंतर मंतर को शुरुआत भी नहीं थी, प्रदर्शन का ये जगह नहीं था, तब से मैं जंतर मंतर को जानता हूँ। उससे पहले इंडिया गेट होते थे जहाँ हम लोग प्रदर्शन करते थे, वहाँ से हमको न्याय मिलता था।
होता क्या था कि जब हम प्रदर्शन के लिए आते थे, उस टाइम हम लोग यंग थे, इस ठीक से दाढ़ी मूंछ का भी वो नहीं था। उस टाइम से हम लगातार संघर्ष में हैं, कई प्रकार का संघर्ष हम लोगों ने किया है। उस टाइम पुलिस की पहरा नहीं होती थी, उस टाइम पुलिस के लोग ही खड़े हैं वहाँ। हाँ ठीक बात है, खड़े हैं, अच्छी बात है। पुलिस की पहरा नहीं होती थी, पुलिस लाठियाँ हम पे नहीं भांजती थी। हम बहुत सारे संघर्ष को देखा है, पुलिस हम पे लाठियाँ नहीं भांजती थी। पुलिस हमसे कोऑपरेट करने आते थे, पूछते थे कि आपको क्या तकलीफ़ है। ये दिल्ली के पुलिस पूछा करते थे हम लोगों से कि आप बताइए कि हमारी तरफ से आपको क्या दिक्कत है, इस प्रोटेक्ट में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो हम लोग साझा करते थे कि नहीं, आपकी वजह से या किसी भी कारण से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि हम लोगों को आपने हेल्प किया, हमारी मदद यहाँ किया है। लेकिन आज देखेंगे तो जब पहले दिन हमारे बच्चे आए जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने, तादाद बहुत अधिक थी, लेकिन पुलिस लाठी भांज रही थी। उस टाइम पे तानाशाही नहीं थी, आज तानाशाही है। तो आप बातें रख लीजिए, यही कमी है, बहुत कमी है हम लोगों में कमी है। ये लाठियां भांज रही थी, वो जाए कोऑपरेट करने का, वो लाठी चला रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पुलिस के लोग हैं वो कोई अमीर के घराने से या पूंजीपति के घराने से नहीं आते हैं, वो मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, मजदूर के घर से आते हैं, किसान के घर से आते हैं, गरीब के घर से आते हैं। लेकिन क्या कारण है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कुछ दिनों से कि पुलिस भी जो नौकरशाह कहते हैं, जो शासन कहता है, वो काम करने लगे हैं, जो काम उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम ठीक है, नौकरी तो आप कर रहे हैं, आपको नौकरी मिली है, इसी नौकरी के लिए तो ये भी बच्चे हैरान हैं, जिसमें से उन पुलिस वाले के भी बच्चे होंगे और भी जो ब्यूरोक्रेसी में लगे लोग हैं उनके बच्चे भी होंगे। ये बच्चे को परेशान इनको नहीं करना चाहिए। मैं इनसे आग्रह करता हूँ, पुलिस से मैं बार बार निवेदन करूँगा कि आप कम से कम इस प्रोटेक्ट को मदद करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि आपकी वजह से देश सुरक्षित होता है और आप अगर मदद करेंगे तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित होंगे। ये हमारा उनसे आग्रह है पुलिस से। एक बात कह भैया कि यहाँ पे जो हो रहा है प्रोटेस्ट, वो तो बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पेपर जो लीक हुआ है, इनको जवाब देना होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इनको जवाब देना होगा कि क्यों हुआ कि नहीं। आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हो? हमें सुबह आए हैं। आप सुबह आए? ठीक है, तो इनको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दे पाते तो इनको रिजाइनिंग बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, और आगे अभी तक इन्होंने अगर रिजाइनिंग नहीं दिया तो इसका मतलब ये इनको ज़रूरी है अपना गद्दी। ठीक है, और ये गद्दी अगर ये छोड़ भी देगा ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एक बड़ा पेड़ से अगर एक पत्ता गिर जाएगा ना तो पेड़ का कुछ फर्क नहीं। एक तरीके से ऐसा भी है कि अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है तो अगले वाले के दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैंने गलती कर दी तो शायद मेरे पे भी ये काम हो सकता है, इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार को अगर ये लग रहा है कि हमने अगर यहाँ से इस्तीफा दिया तो हो सकता है कि पार्टी की साख गिर जाए, लेकिन ये पार्टी की साख नहीं गिरेगी, वो आने वाले ना जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी बचा लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इस्तीफा देने के बाद में पार्लियामेंट में तत्काल ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसमें कोई भी, चाहे वो नेता हो या कोई भी शिक्षा से जुड़ा अधिकारी हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर वो एक क्वेश्चन भी लीक करने की कोशिश करे ना तो उनके मन में एक डर हो कि अगर मैं यहाँ से एक प्रश्न भी लीक करूँगा तो आने वाला मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तो कानून का डर होना चाहिए। इन्होंने सही कहा है कि कानून चेंज होना चाहिए, और कानून तब चेंज होगा ना। अब मैं बोले कि आपकी ये बहुत बड़ा पेड़ से मान लीजिए पत्ता गिर गया तो बड़ा पेड़ का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरा जड़ से ऊपर फेंकना होगा सिस्टम में। मतलब पार्टी बदलने की बात कर रहे हो? सुनिए, पार्टी नहीं, सुनिए पहले क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो पेड़ पूरा ऊपर फेंकना होगा। और कहना चाहूँगा मैं, एक पूरा इस पेड़ की एक टहनी तोड़नी है जो गलत है, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना। हम तो आप जो दूसरे मिनिस्टर है वो सही कर रहे हैं इस देश में काम? मुझे तो ऐसा लगता है कोई सही नहीं कर रहा है। आप सिर्फ एक टहनी तोड़ने की बात। आप मेरी बात को समझो, आज तक कभी कोई नेता कहता है कि पढ़ोगे और बढ़ोगे? वो सिर्फ यही कहता है कटोगे, बटोगे और कटोगे। कभी आज तक किसी नेता ने कहा है आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे? आप मुझे बताइए।
कभी ऐसा कोई नेता है आज तक हमारे देश में अभी तक जिसने कहा हो आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे? शिक्षा की कोई बात नहीं करता, सिर्फ बात करते हिंदू मुसलमान, बस। आप कहो कि मैं, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। नाम क्या है आपका? प्रवीण वर्मा। तो क्या काम करते हैं प्रवीण वर्मा जी आप? मेरा बिजनेस है खुद का, ठीक है। आपकी फैमिली में कोई बच्चा या फिर कोई एग्जाम दे रहा है इस चीज़ से, या फिर कोई इस चीज़ से त्रस्त है? मेरा छोटा भाई एग्जाम दे रहा है, पिछले 3 अटेम्प्ट कर चुका है। इसके इसके लीक के पेपर जो लीक हुए हैं, हाँ जी, लीक के पेपर, जो पेपर लीक हुए नीट, कौन से? नीट के, हाँ जी, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जो पेपर लीक हुए उसमें मेरा भाई 3 अटेम्प्ट दे चुका है। सर एक बात कहना चाहता हूँ मैं, जो पेपर लीक करा है मोटेगांव कर आरसीसी ट्यूशन का, उसका ट्यूशन चालू हो गया। कल ही व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। मैसेज ये लोगों ने पैसा लेकर, सब ये बीजेपी मैनेज हो रहा पैसों पे। कोई भी अभी जो अभी आमदा एमएलए एमपी खरीद लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर का 56% या 60% लेकर उन्होंने पूरा ये करे। तो मोटेगांवकर का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, क्लास चालू हो गया। तो इन्होंने कहीं पैसा लेकर छोड़ तो नहीं दिया, इसका सर्च होना चाहिए, ये ढूंढना चाहिए। नहीं, जैसे आपने बोला कि जिनका इंस्टीट्यूट था, जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, वो चालू हो गया। पर मेरे हिसाब से वो तो सिर्फ एक सिस्टम का एक पहिया है नीचे वाला घूमने वाला, लेकिन जो मेन गाड़ी कंट्रोल हो रही है, जो दिल्ली से कंट्रोल हो रही है, क्या उसका इस्तीफा देना जरूरी नहीं? उनका चालू हो जाना नहीं जरूरी नहीं है, इनका होना जरूरी है। पर बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर ये मतलब ये इस्तीफा दे भी देगा ना, रिजाइनिंग दे भी देगा, इसकी जगह कोई और होगा तो वो भी शायद कर सकता है। थोड़ा बहुत मन में डर रहेगा, पर वो भी कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से टहनी ना काट के, आप अगर टहनी ना काट के अगर पेड़ कोई काट दो, वो सही है। तो पार्टी बदलने की बात करो। ये पार्टी बिल्कुल खत्म पार्टी है, ये पार्टी बिल्कुल ही बेकार। तो इसके सामने कौन सी पार्टी बदलना सोल्यूशन नहीं है। बदलना solution नहीं है। इस पर Solution क्या है? पेपर लीक फिर solution क्या पर है? नया कानून बनने का, नया कानून बनने का। देखिए भारत में 370 हट सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? 370 पूर्णतः हटा नहीं है। तत्काल सेशन बुलाकर पार्लियामेंट का एक नया कानून बन सकता है कि अगर कोई भी किसी के मन में कोई गलत चीज चल रही हो, तो उसको ऐसा डर बैठाया जाए उसके मन में कि किसी में हिम्मत ना हो कोई भी प्रश्न पत्र चोरी करने की। मिनिस्टर बन रहा है, वो अपना बातों से अगर मुकर जाए ना, तो उसको दोबारा साजा मिलना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। हमें प्रोटेस्ट करने की इतना जरूरत है? हम कितने बार प्रोटेस्ट करेंगे? हम कितने बार जिंदगी में जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। अगर जनता को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ चीज़ें गलत हैं, तो सरकार को भी उनकी बात सुननी चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट है ना, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं खड़े, हम खड़े हैं जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव के लिए। यहाँ से जो स्ट्राइक हुई है ना, ये लोगों का एक दिन का गुस्सा नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे 4-5 साल पीछे, तो काफ़ी पेपर लीक हुए हैं, तो लोगों को जो धीरे धीरे दर्द है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया। जब दर्द ज़्यादा हो गया, तब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ये सरकार को सुनना चाहिए कि जैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि एक कानून और बनना चाहिए कि अगर हम वोट दे देते हैं तो नेता कुर्सी से 5 साल चिपक जाता है। एक कानून ऐसा ही बनना चाहिए कि हमें लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो हम अपना वोट वापस ले सके और उस पर नेता पे दबाव बना सके कुर्सी लेने का। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरी सोच है कि जैसे हम बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, ठीक है ना, हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं तो नेता के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून बने जिससे फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक हर नेता, विधायक, मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, उससे एजुकेशन मेरे हिसाब से जाएगी। नहीं, जैसे प्राइवेट सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अगर नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि जिस विधानसभा से जो भी एमएलए जीतेगा, उसका बच्चा उसी विधानसभा के एरिया के सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ेगा। मेरा ओपिनियन ये है। लेकिन यहाँ पे हमारे उसकी पर्सन की फ्रीडम ऑफ राइट छीन रहे हैं, हम उसके राइट छीन रहे हैं, उसकी आज़ादी अभिव्यक्ति की, वो कहीं भी पढ़ा सकता है। तो ऐसे छीन कैसे सकते हो आप इस बात को? हम छीन नहीं सकते, लेकिन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए ना। ये जो इतने लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, अपने शौक से थोड़ी ना आए हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस समय कोई भी फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो बच्चों ने सुसाइड किया है ना, वो उनकी फैमिली या उनके घर से नहीं है। इंसान, आप भी एक पेरेंट्स बनोगे, आगे जाके हम भी बनेंगे। अगर मेरे घर का चिराग बुझता है तो मुझे दुख होगा, उनको इसलिए दुख नहीं होगा क्योंकि उनका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा इस व्यवस्था में। उनका बच्चा पढ़ रहा है, उनका बच्चा पढ़ रहा है विदेशों में। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो भाजपा सरकार है उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कोई भी बड़ी पार्टी ले लीजिए, उनके सबके नेता के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए क्या होता है ना, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके 2 चेहरे होते हैं। एक होता है कैमरे के सामने, एक होता है पर्दे के पीछे। जो काम आम जनता के नहीं हो पाते ना, वो ये पॉलिटिशियन आपस में चाहे कितना एक दूसरे को कैमरे पे गाली बकें, लेकिन पीछे ये हाथ मिला के ये एक दूसरे के साथ ही होते हैं। एक 2 शब्द बोलना चाहूँगा सर, किसी भी पार्टी के सपोर्टर बनिए, लेकिन
अंधभक्त मत बनिए। वो अंधभक्त है भी। नहीं वो अंधभक्त नहीं अलहमदुलिल्लाह। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई सरकारें यहाँ नहीं है कि सरकार बिल्कुल यहीं पे रहे, बीजेपी 100 साल तक रहेगी। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आदमी अपने आप को भी बदले। आज कोई बंदा आके यहाँ बोल देना कि पेपर 2 लाख रुपए में दिल्ली पुलिस का लीक हो रहा है, बंदे ये कहेंगे कि मैं तेरे को 4 दे रहा हूँ, मेरे को दिल्ली पुलिस में करा तू आके। सही बात है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने कहा हुआ है भाई, ये हम अपने आप को नहीं बदल रहे, हम सरकार को बदलने के पीछे लग रहे हैं कि सरकार बदलो। सरकार आएगी जाएगी, कोई नहीं बैठा, कोई कुछ नहीं है, सब हमारे ऊपर है, जनता के ऊपर, जनता की वोट है। अभी एक दारू की बोतल दे देगा ना कोई सरकार, एक ही बंदा जाके भाई मैं तेरे को वोट दूंगा, कोई पैसे बटते हैं 2-2 हज़ार रुपए में वोट बेचते हैं अपनी। ये आम आदमी का अधिकार है वोट देने का। आम जनता ना, आम जनता ही अपने लिए गड्ढा खोद रही है। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, जो पेपर लीक की आग है ना, आज मुझे लग रहा है कि आग मेरे घर नहीं पहुँची है, लेकिन मुझे भविष्य में दिख रहा है कहीं ना कहीं आग घूम फिर कर मेरे यहाँ पर पहुँचेगी। इसलिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी। अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है, अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है, हम सभी की गर्दनों पर सियासत की आ रही है। मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होने वालों, आज मेरा घर जला है, कल तेरे घर की बारी है। वाह, बढ़िया बात है।